हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं हूं सुभाष और स्वागत है आपका अपने प्यारे से चैनल एजुकेव के ऊपर। और यहाँ अपन डिस्कस कर रहे थे गाउस लॉ के एप्लीकेशन के बारे में, है ना। एप्लीकेशन ऑफ गाउस लॉ, वहाँ अपन ने बात कर ली थी कि एक इन्फिनिटी वायर का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, ये अपन ने पढ़ लिया। इसके बाद में अपन ने बात की थी एक इन्फिनिटी सीट का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, है ना। और उसके अपन ने दो पार्ट किए थे, आपको याद होगा। पहला पार्ट अपन ने पढ़ा था कंडक्टिंग सीट के लिए एंड द सेकंड वन वाज अबाउट नॉन कंडक्टिंग सीट। दोनों अपन ने पढ़ लिया। जो आज अपन पढ़ने वाले हैं दैट इज अ न्यू टॉपिक, है ना। हालांकि गाउस लॉ का एप्लीकेशन ही है जो अपन पढ़ रहे हैं आज भी। तो हेडिंग का नाम रहेगा अपना आज का इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्पीयर, है ना। एक स्पीयर की वजह से, एक चार्ज स्पीयर है ना, यहाँ बेटर रहेगा मैं लिखूँ यहाँ पर चार्ज स्पीयर। एक चार्ज स्पीयर है, ठीक है ना, उसकी वो रेडियस भी होगी, उसकी वजह से, है ना, आपको ये निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। और इसका जो फॉर्मूला है वो डिराइव करने के लिए अपन काम में लेंगे गाउस लॉ को ना, जो अपन ने पढ़ रखा है, ठीक है ना। तो गाउस लॉ के रिगार्डिंग जो प्रॉपर्टीज है, जो की पॉइंट है, वो आप याद रखें। सारे अपने को यहाँ पे काम में आएंगे, ठीक है। आज का जो टॉपिक रहेगा वो चार्ज का ना, एक चार्ज स्फीयर का कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो अपन निकालने की यहाँ पे कोशिश करेंगे, ठीक है। अब ध्यान दो, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज ए क्वाइट कंफ्यूजिंग टॉपिक, क्योंकि यहाँ पर जो चार्ज स्फीयर है वो इसकी इसकी जो पॉसिबिलिटीज है ना बहुत सारी हो सकती है। जैसे अपन बात करें कि मान लो एक स्फीयर है ना, तो इसके स्फीयर जो है वो दो टाइप का हो सकता है। दो टाइप का हो सकता है, या तो कैसा होगा, ये सॉलिड होगा, सॉलिड स्फीयर, है ना। और या फिर ये कैसा हो सकता है, होलो। तो पहली बात तो स्फीयर के नाम से सुनते ही, स्फीयर का नाम सुनते ही आपके माइंड में ये आना चाहिए कि सर कौन सा स्फीयर, सॉलिड या होलो। इसके दो यहाँ पे पॉसिबिलिटी बन सकती है, होलो स्फीयर। अब देखो इसकी दो पॉसिबिलिटी है ना और बन सकती है आगे जाके, कि जो आपका सॉलिड स्फीयर है वो कैसा है, कंडक्टिंग है या नॉन कंडक्टिंग है। तो यदि वो कंडक्टिंग होगा तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, देखना एक बार के लिए, कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। और यदि इन केस वो आपका नॉन कंडक्टिंग रहेगा तो यहां पर क्या आएगा, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, ठीक है ना। तो इसको मैं बोल दूं ए पार्ट, ये एक फर्स्ट टाइप हो गया। एक टाइप ये हो सकता है बी टाइप। इसके अपन दो पार्ट करें फिर से, है ना, नेचर के अकॉर्डिंग, इसके नेचर के अकॉर्डिंग। तो ये या तो कैसा होगा, कंडक्टिंग होगा। तो यदि कंडक्टिंग बोलूंगा इसको मैं, तो इसको हम बोलेंगे, पूरा नाम क्या होगा इसका, कंडक्टिंग होलो स्फीयर, कंडक्टिंग होलो स्फीयर। और या ये कैसा होगा, नॉन कंडक्टिंग होगा। तो यहां पर एक और जो पॉसिबिलिटी बनती है वो हो सकती है कौन सी, नॉन कंडक्टिंग होलो स्फीयर, होलो स्फीयर। तो पहली बात तो ये बेटा कि स्फीयर का नाम सुनते ही वहां पे चार पॉसिबिलिटी हो सकती है। चार कौन कौन सी पॉसिबिलिटी होगी, या तो इस टाइप का होगा, या इस टाइप का होगा, या ये वाला होगा, या ये वाला होगा। इनके जो शॉर्ट नेम है वो आप एक बार ना याद कर ले, आसान सा काम रहेगा। इसको अपन बोलेंगे सी एस, कंडक्टिंग, है ना, सी एस एस, है ना, बेटर रहेगा सी एस एस, कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। इसको अपन क्या बोलेंगे, इसको अपन बोलेंगे एन सी एस, नॉन कंडक्टिंग, है ना, सॉलिड स्फीयर, ठीक है। इसका नाम रहेगा क्या, कंडक्टिंग होलो स्फीयर, तो सी एच एस। और इसको अपन बोलेंगे नॉन कंडक्टिंग होलो स्फीयर, तो NCHS, ठीक है ना। तो चार टाइप के हो गए, ये इनकी शॉर्ट फॉर्म हो गई, ठीक है। अब ध्यान दे यहां पर पहली बात तो कि सर इनमें डिफरेंस क्या है, और जो ये कंडक्टिंग है और जो नॉन कंडक्टिंग है इसका रोल क्या है, कि यदि कोई स्फीयर कंडक्टिंग हो या नॉन कंडक्टिंग हो, इसके होने से क्या होगा, कहां फर्क पड़ेगा, कहां पर गेम चेंज हो जाएगा ना, वो अपन देखेंगे, ठीक है ना। तो पहली बात तो इसको समझने के लिए कुछ बेसिक सा थ्योरी पार्ट है वो देखना एक बार के लिए आप, कि कंडक्टर क्या होता है एंड व्हाट इज द नॉन कंडक्टर, है ना। तो इसके लिए आपने पढ़ा होगा कि कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे, है ना, इलेक्ट्रॉन्स या जो भी चार्ज पार्टिकल है वो क्या होगा, फ्री होगा, मूव करने के लिए क्या होता है, फ्री होता है। आप ना मैं इसको यहाँ अलग से कर दूं कि जैसे मान लो कोई कंडक्टर मान लिया अपन ने, है ना, ये मान लो लेट सपोज ये कि अपन ने वायर मान लिया। और यदि आपका वायर कैसा हो, कंडक्टिंग वायर हो, मतलब कैसा है, कंडक्टर है, तो उस केस में क्या होगा कि इसके जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे या जो भी इसका चार्ज पार्टिकल्स होंगे वो सारे क्या होंगे, आपके फ्री होंगे, दे कैन मूव, है ना। और यदि आपका ये वायर कैसा हो, नॉन कंडक्टिंग हो, है ना, मैं बना रहा हूं उसको यहाँ पे ना, कि यदि आपका जो वायर है वो कैसा हो, नॉन कंडक्टिंग हो, तो इसका मीनिंग क्या है, इसका सिग्निफिकेंस क्या रहेगा, कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है दे आर बाउंडेड इन इन है ना वैलेंस बॉन्ड,
ठीक है ना, कि जैसे मान लो कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी हो सकते हैं। हाँ, ये बात तो श्योर है कि भले ही कंडक्टिंग हो नॉन कंडक्टिंग हो, इलेक्ट्रॉन सब में होंगे, बिकॉज हर बॉडी किससे मिलकर बनती है, एटम से, और एटम में क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इलेक्ट्रॉन तो इसमें भी है इसमें भी है, बट कंडक्टिंग किसको बोलेंगे, जिसमें इलेक्ट्रॉन मूव करने को क्या होते हैं, फ्री होते हैं, और जिसमें इलेक्ट्रॉन मूव करने को फ्री नहीं होते हैं, वो बॉन्ड में बंधे हुए रहते हैं, उनको अपन क्या बोलते हैं, नॉन कंडक्टिंग। ठीक है ना, तो बेसिक सा जो डिफरेंस है वो आप याद रखना कि इन कंडक्टर चार्ज पार्टिकल्स आर फ्री टू मूव एंड इन नॉन कंडक्टर, है ना, इन नॉन कंडक्टर इलेक्ट्रॉन्स और चार्ज पार्टिकल आर बाउंडेड इन कोवेलेंट बॉन्ड्स। ठीक है ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि सारी कहानी जो है ना यहां से चेंज हो जाएगी। ठीक है ना, क्योंकि जो अपने 4 टाइप बनाए हैं, इन 4 टाइप का मीनिंग क्या रहेगा, कहां से है ना फर्क पड़ेगा, सारी बातें अपन डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब देखो एक और पॉइंट काम का है, जैसे मान लो मैं एक स्फीयर मान लूं, देखना आपको मालूम पड़ेगा, और ये यदि पॉइंट समझ में आ गया ना आपको, तो डेफिनेटली गारंटी है कि चारों पार्ट आप कर लोगे आराम से। देखो अपन क्या करने वाले हैं, अभी अपन आगे ये करने वाले हैं कि अपन इन चारों का हर एक का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। ठीक है ना, कि आपका स्फीयर यदि ऐसा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनेगा, यदि आपका स्फीयर इस टाइप का है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनेगा। तो अपन इन चारों के इलेक्ट्रिक फील्ड के जो फॉर्मूले हैं वो ड्राइव करेंगे यूजिंग गाउस लॉ। ये अपना मेन मोटिव रहेगा, एम रहेगा। बट उसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर एंड नॉन कंडक्टर। तो लेट्स सपोज मेरे पास में एक स्फीयर है, ठीक है ना, ये एक चार्ज स्फीयर है, चार्ज स्फीयर, और यदि मैं आपको ये बोल दूं कि ये आपका जो स्फीयर है वो कैसा है, कंडक्टर है, तो लेट्स सपोज कि मैंने इसके अंदर चार्ज डाल दिया, इसमें चार्ज मान लो कैसा है, ये अपने चार्ज मान लिया, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। अब ध्यान देने के बारे के लिए कि यदि आपका ये स्फीयर कंडक्टर है, कंडक्टिंग नेचर का है, तो इसका मीनिंग क्या होगा कि इसके जो चार्ज पार्टिकल है दे आर फ्री, और यदि वो फ्री रहेंगे तो ड्यू टू रिपल्सिव फोर्सेस, बिकॉज यहाँ पर चेक करना आपकी प्लस प्लस में कौन सा फोर्स बनेगा, रिपल्सिव फोर्स बनेगा, तो उसकी वजह से ये चार्ज पार्टिकल वॉल्यूम में रह नहीं पाएगा। ये जो स्फीयर का वॉल्यूम है, जो इनर पार्ट है, जो स्पेस है, वहां पर रह नहीं पाएगा, बिकॉज इसका नेचर कैसा है, कंडक्टिंग है। और यदि कंडक्टिंग रहेगा तो यहाँ पर ये पार्टिकल्स मूव करने को फ्री है, और यदि मूव करने को फ्री रहेंगे तो डेफिनेटली यहाँ पर रिपल्सिव फोर्स बनेगा, और उस फोर्स के बनने की वजह से ये आपका चार्ज पार्टिकल्स यहाँ रुक नहीं पाएंगे, यहाँ पे स्टे नहीं कर पाएंगे, और उस केस में क्या होगा कि कुछ देर बाद में विद इन माइक्रो सेकेंड ये आपका जो स्फीयर का चार्ज जो था वो यहाँ से हटके कहाँ आ जाएगा, वो आ जाएगा सरफेस के ऊपर, सरफेस पे आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है वो इनका फोर्स क्या रहेगा, मिनिमम रहेगा। हालांकि चार्ज पार्टिकल बाहर नहीं जा पाएगा ना स्फीयर को छोड़ के, बट वो ट्राई करेगा, अपने आप को एडजस्ट करेगा कि वो अपनी डिस्टेंस को क्या कर दे, मैक्सिमम कर दे। इसीलिए यदि आपका स्फीयर कंडक्टर है ना, अब देखना, अब आपको मालूम पड़ेगा कि यदि आपका स्फीयर कंडक्टर है, इसका मीनिंग क्या है कि चार्ज कहाँ रखा हुआ है, उसके सरफेस के ऊपर। ये डिफरेंस है बस, कि यदि आपका स्फीयर कैसा है, कंडक्टर है, कंडक्टिंग है, दैट मीन्स कि उसका चार्ज जो रहेगा, उसके ऊपर जो भी चार्ज रहेगा, वॉट एवर चार्ज, वो सारा का सारा कहाँ रह पाएगा, कहाँ रह सकता है, सरफेस के ऊपर। वो इसके वॉल्यूम में रह ही नहीं पाएगा। वॉल्यूम में क्यों नहीं रह पाएगा बेटा, क्योंकि वॉल्यूम में दिक्कत ये है कि वहां पे कौन सा फोर्स क्रिएट होगा, रिपल्सिव फोर्स, उसकी वजह से यहाँ रुक नहीं पाएगा। अच्छा, और मैं यदि आपको ये बोलता कि मेरे पास में एक और स्फीयर है, बट वो कैसा है, नॉन कंडक्टिंग है, नॉन कंडक्टिंग है, नॉन कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर है। अब इसमें क्या होगा, इसमें ये होगा कि यदि आपका मान लो कैसा है, दिस इज सॉलिड, दिस इज सॉलिड स्फीयर। अब यदि नॉन कंडक्टिंग नेचर का रहेगा तो उस केस में आपका चार्ज जो है, जहां आपने उसको दिया है चार्ज, वो वहीं का वहीं रह जाएगा, बिकॉज ये जो चार्ज पार्टिकल्स है वो अब मूव करने को फ्री नहीं है ना, वो वैलेंस बॉन्ड में बंधे हुए हैं, इसलिए वो उनको तोड़ के बाहर नहीं जा सकते। तो जहां पड़ा हुआ है चार्ज वहीं रहेगा। तो अब की बार चार्ज कहाँ रहेगा, वॉल्यूम के अंदर, और पहले जो चार्ज था वो कहाँ पे रह रहा था, सरफेस एरिया के ऊपर। इसको अपन क्या बोलेंगे, सरफेस एरिया, और इसका मतलब क्या होगा, वॉल्यूम। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस है कि कंडक्टर में चार्ज जो रहेगा वो हमेशा आउटर मोस्ट सरफेस पे जाएगा, है ना। इन केस ऑफ कंडक्टर जो भी चार्ज रहेगा दैट विल स्टे एट आउटर मोस्ट सरफेस, और इन केस ऑफ नॉन कंडक्टर इलेक्ट्रॉन या जो भी चार्ज पार्टिकल है वो कहाँ स्टे कर पाएगा, वॉल्यूम के अंदर। ठीक है ना, तो ये आप पॉइंट याद रखे, ये अपने माइंड में रखे, इसको आप नोट कर ले फटाफट से ना, कॉपी कर ले। अच्छा, अब देखने के बाद के लिए, इसके बाद में मैं इन चारों टाइप के स्फीयर के लिए डायग्राम बना रहा हूँ।
है ना, इनके चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का, कि इन पे चार्ज जो रहेगा वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, इनके अपन डायग्राम बना रहे हैं। सोच के बनाना अपना, क्योंकि यही कहानी मेन रहेगी इसमें। बताओ यहाँ पर आपका स्फीयर कैसा है, सॉलिड है। अच्छा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉलिड एंड होलो, है ना। पहली बात तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉलिड एंड होलो। होलो को अपन एक और नाम से बोलते हैं सेल, SHELL, है ना, एक ही बात है, तो ये भी आप याद रखें। देखो सॉलिड का मीनिंग क्या होगा कि जो अंदर से भरा हुआ रहे, जो अंदर से पूरा फिल्ड रहे, भरा हुआ रहे, उसको अपन क्या बोलेंगे, सॉलिड। और यदि आपका स्फीयर जो है अंदर से वैकेंट पड़ा हुआ है, उसमें अंदर कोई मटेरियल नहीं है, उसके अंदर, है ना, उसके अंदर कोई मटेरियल नहीं है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, होलो, है ना। सिंपल सी बात है। जैसे बच्चे जो है ना, बच्चे लोग प्लास्टिक की बॉल से खेलते हैं, तो उस बॉल को अपन क्या बोलेंगे, होलो स्फीयर। और जो बड़े हैं ना, वो खेलते हैं लेदर की बॉल से, है ना, लेदर मान लो या टेनिस मान लो, वो कैसी होती है आपकी, सॉलिड। तो यदि आपके बॉल के अंदर, यदि आपके स्फीयर के अंदर कोई मैटर नहीं रखा हुआ, बिल्कुल वैकेंट पड़ा हुआ है, तो उसका नाम होगा होलो। और यदि वो पूरा कंप्लीटली फिल हो रखा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सॉलिड। ठीक है ना। अब ध्यान दो, इसके भी दो पार्ट कर रखे हैं अपन ने, कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग। अब सोचना एक बार के लिए कि मान लो मेरे पास में एक ऐसा स्फीयर है, मैंने इस पे चार्ज डाल दिया, मान लो Q, तो बताओ कि चार्ज कहाँ पे रहेगा। पहला डायग्राम है, मैं इसके लिए बना रहा हूँ फर्स्ट पार्ट के लिए, है ना। तो बताओ कि कैसा आपका स्फीयर है, सॉलिड तो है, बट मजबूरी क्या है कि कैसा कंडक्टिंग है। और यदि कंडक्टिंग रहेगा तो चार्ज कहाँ रहेगा इसका, हमेशा सरफेस के ऊपर। तो इस वाले स्फीयर के लिए जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वो कहाँ पे रहेगा, सरफेस के ऊपर रहेगा। देखना आप इस चीज को ना, ऐसा रहेगा। ये आगे इस पार्ट के लिए मैं यहाँ पे लिख दूं एक बार के लिए कि ये है पार्ट ए का डायग्राम है। पार्ट बी की बात करें तो अब की बार भी आपका स्फीयर कैसा है, सॉलिड तो है, बट वो कैसा है, नॉन कंडक्टिंग है। और नॉन कंडक्टिंग वर्ड के होने की वजह से, ऐसा होने की वजह से आपका चार्ज कहाँ स्टे करेगा, वॉल्यूम के अंदर। तो अब की बार इसके लिए जो कहानी बनेगी वो कैसा रहेगा, ऐसा बनेगा। इसका डायग्राम जो बनेगा ऐसा बनेगा, अपन ऐसा बनाएंगे हर बार, क्योंकि यदि क्वेश्चन में आपको ये नाम मिल जाए कहीं पर भी, तो समझ जाना कि जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो कहाँ पर हो रखा है, वॉल्यूम के अंदर, है ना। अच्छा, ये बी पार्ट का डायग्राम बना दिया अपन ने। अपन बात करें सी पार्ट के लिए, कंडक्टिंग होलो स्फीयर। अब होलो का मीनिंग है कि अंदर उसके कुछ भी नहीं है, अंदर उसके कोई मटेरियल नहीं है। और यदि उसके अंदर मटेरियल नहीं है तो चार्ज पार्टिकल बताओ कहाँ रहेगा, सरफेस पे रहेगा। अरे जब उस बॉल के अंदर, स्फीयर के अंदर कुछ है ही नहीं रहने के लिए, तो चार्ज पार्टिकल की मजबूरी है कि वो कहाँ रह पाएगा, सरफेस के ऊपर। तो इस वाले के लिए भी जो आपका चार्ज रहेगा वो कहाँ पर आएगा, सरफेस के ऊपर रहेगा। देखना आप, क्योंकि अंदर तो रहने के लिए कुछ मैटर नहीं है, देयर इज नो मटेरियल इनसाइड द स्फीयर, दैट्स व्हाई, है ना, इसकी मजबूरी है कि वो कहाँ रह पाएगा, इसके ऊपर रह पाएगा। अब की बार देखो, ये नॉन कंडक्टिंग तो है, बट ये होलो है। और होलो रहेगा, इसका मीनिंग क्या है कि उसके अंदर कुछ भी नहीं है, वैकेंट है। और यदि उसके अंदर कुछ भी नहीं है, तो जो भी आपने उसको चार्ज दिया है वो चार्ज ओनली कहाँ स्टे करेगा, सरफेस के ऊपर अगेन, है ना। अब की बार बच्चों को डाउट यहाँ पर अब ये आ सकता है कि सर अभी तो आपने कहा था कि नॉन कंडक्टिंग होने पे चार्ज कहाँ रहेगा, वॉल्यूम में। अरे बेटा, वो वॉल्यूम में रहने के लिए कुछ जगह चाहिए ना वहाँ पे यदि मैटर नहीं है, वहां पे जो मटेरियल नहीं है, तो कहाँ रह पाएगा। यहाँ तो मटेरियल था तो वो अंदर रह पाया, बट यहाँ मटेरियल नहीं है, इसीलिए उसकी मजबूरी क्या है कि वो चार्ज पार्टिकल इसका यहीं पे रहेगा। जब यहाँ पे कुछ है ही नहीं तो वैकेंट स्पेस में कैसे रहेगा, है ना। तो ये सी पार्ट का डायग्राम बना दिया अपन ने। और जो ये डायग्राम है वो किसका है, डी पार्ट का है। दिस इज द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन फॉर ऑल टाइप ऑफ स्फीयर, चारों के लिए। अब यहाँ से डायग्राम देख के मालूम पड़ रहा होगा आपको कि 3 स्फीयर के लिए, यहाँ पे इन चारों में से 3 ऐसे हैं जिनका जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या है, सेम टाइप का है, सिमिलर है। मालूम पड़ रहा है आपको, एक तो ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। इन तीनों स्फीयर के लिए जो आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या है, एक जैसा है ना, हर बार ऐसा रहेगा, सरफेस के ऊपर रहेगा। इन तीनों में से अलग कौन हो रहा है, ये वाला, 4th नंबर वाला। तो अब मुझे मालूम पड़ रहा है कि डेफिनेटली इलेक्ट्रिक फील्ड जो अपन निकालने वाले हैं, वापस से अपना मेन टॉपिक है, मैं वहां पर आ रहा हूं कि अपना मेन टारगेट क्या है। अपना मेन टारगेट ये है कि मुझे निकालना है इन तीनों, इन सब की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना कितना बनेगा, ठीक है ना। तो अब मुझे मालूम पड़ गया कि सर इन तीनों के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसका जो फॉर्मूला आएगा वो सेम ही आएगा। मेरी बात समझ में आ रही है आपको कि इन तीनों के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनेगा, है ना, आउटर पॉइंट पे मान लो, भले इनर पॉइंट पे मान लो, बट बनेगा कैसा, सेम बनेगा। बताओ क्यों बोल पा रहा हूं मैं, बिकॉज इन तीनों के लिए जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या है, सिमिलर है ना, सेम टाइप का है।
इसीलिए इन तीनों के फॉर्मूले जो बनेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के वो एक ही आएंगे, और इसके जो फॉर्मूले बनेंगे कुछ अलग बनेंगे इन तीनों से, है ना। तो कुल मिला के मेरे लिए, है ना, आगे के पार्ट के लिए, है ना, मेरे पास में स्फीयर दो टाइप की रहेंगी, या तो ये वाला या कौन सा, ये वाला। क्योंकि मुझे जो फॉर्मूले हैं वो चार नहीं चाहिए, चार फॉर्मूले नहीं आएंगे, इसके फॉर्मूले इसके दो ही आएंगे। एक तो इन तीनों के लिए एक ही आएगा कॉमन फॉर्मूला, और एक इसका अलग से आएगा, ठीक है ना। तो जो चार स्फीयर थे उनका जो कंफ्यूजन है वो दूर हो गया अपना। अब मुझे ये मालूम है कि भले ही इसकी बात करें, भले इस वाले स्फीयर की बात करें और भले इस स्फीयर की बात करें, इन तीनों के लिए जो फॉर्मूला बनेगा वो कॉमन बनेगा, एक ही बनेगा, और उसका जो है कुछ अलग बनेगा, ठीक है। नोट कर ले इसको आप फटाफट से, फटाफट से आप नोट कर ले 1 मिनट के लिए ना। और इसके बाद में हम ड्राइव करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला गाउस लॉ से, ठीक है ना। एक बार इसको नोट करिए आप। ओके, ठीक है। तो इसको मैं इरेज कर रहा हूँ यहाँ से ना, और इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। जीने के लिए सोचा ही नहीं, दर्द संभालने होंगे, मुस्कुराए तो मुस्कुराने के कर्ज उतारने होंगे, मुस्कुराए तो यूं लगता। चलो कम टू बैक। देखो यहाँ पर अपन ने ये बात कर ली कि बेसिकली भले स्फीयर जो है चार टाइप के हैं, लेकिन जो फॉर्मूले आएंगे वो दो के लिए आएंगे, क्योंकि तीन का जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या है, एक टाइप का है, सेम टाइप का है, और एक जो अलग से है। तो यहाँ पर अपन पहले पढ़ रहे हैं उन तीनों के लिए कॉमन चीज ना, उन तीनों का आंसर एक ही आएगा। इसीलिए मैं हेडिंग का नाम डाल रहा हूं मैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर, या इसके अलावा होलो कंडक्टिंग स्फीयर, या होलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। इन चारों के लिए, इन तीनों के लिए, सॉरी इन तीनों के लिए यहां पे लगा दूं मैं और यहां पर भी क्या और। इन तीनों के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला आएगा वो एक ही आएगा, है ना। तो ये आप ध्यान रखिए इस चीज के बारे में ना, ये अपने आगे काम में आएगा। SCS या HCS या HNCS, इन तीनों के लिए जो फॉर्मूला आएगा वो एक टाइप का आएगा, ठीक है। अब जैसे मान लो मेरे पास में एक स्फीयर है, इन तीनों में से कोई सा मान लो आप, एक कोई दिक्कत नहीं है, कोई सा भी एक मान लो आप, बट डेफिनेटली चार्ज उसका कहाँ रहेगा, सरफेस पे रहेगा, है ना। तो नाम में कुछ नहीं रखा हुआ है, इनकी नाम भलेंगे डिफरेंट डिफरेंट होंगे, बट जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो तो एक ही इन तीनों का। और पूरी कहानी किसकी है, चार्ज की है। चैप्टर का जो पूरा पार्ट है, बेसिक बैकबोन वही क्या है, चार्ज ही है, ठीक है। ये अपन ने मान लिया कि इसका जो चार्ज है जो रखा हुआ सरफेस के ऊपर, वो अपन ने क्यू मान लिया, और जो उसका रेडियस है वो अपन ने क्या मान लिया, आर मान लिया, ठीक है। अब इस स्फीयर की वजह से, अब ये स्फीयर जो है वो कौन कौन सा हो सकता है, तीनों में से कोई सा भी, है ना। आपका आंसर हर बार वही आएगा। अब सोचो एक बार के लिए कि यहाँ पर एक और पंगा हो गया कि अब अपन इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कहाँ निकाले अपन, क्योंकि यहाँ पर तीन पॉसिबिलिटी यहाँ पे और बन सकती है इलेक्ट्रिक फील्ड के निकालने की, कि या तो आपने बाहर निकाले आउटर पॉइंट पर, कि मेरा पॉइंट कोई यहाँ पर हो तो मुझे यहाँ चेक करना हो यहाँ कितना फील्ड बन रहा है, या आपका पॉइंट इसके सरफेस के ऊपर रहे, और या आपका पॉइंट इसके अंदर रहे। तो इस, है ना, इन तीनों के लिए तीन चांस और बन गई, जो तीन पॉसिबिलिटीज है वो और निकल के आ रही है। आउटर के लिए अलग बनेगा, इनर के लिए अलग, और सरफेस के लिए अलग। तो इसका भी जो ए पार्ट है वो अपन पहले करेंगे फॉर आउटर पॉइंट, फॉर आउटर पॉइंट, ठीक है ना। तो मैंने एक पॉइंट मान लिया यहाँ पर, मैंने यहाँ पर एक पॉइंट मान लिया P, और इस पॉइंट P का जो डिस्टेंस है सेंटर से वो मैंने क्या मान लिया, स्मॉल r। अब देखो बेटा यहाँ पर बच्चों को बहुत दिक्कत आती है कि सर ये वाला r क्या है, ये वाला r क्या है। तो मेरे पूरे डेरिवेशन में एक बात फिक्स रहेगी, कॉमन रहेगी, कि जो कैपिटल R है वो रेडियस ऑफ स्फीयर रहेगा, और जो स्मॉल r है वो पॉइंट का डिस्टेंस है सेंटर से, जहां आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है ना। अब बताओ कि आउटर पॉइंट वाले केस में इस r का वैल्यू इस r से क्या है, बड़ा है, तो मैं इसको लिखूं शॉर्ट में r इज मोर देन r। एक बार आपको ये लिखा हुआ मिलता है ना, r इज मोर देन r। इट मीन्स इसका मीनिंग क्या है कि आपका जो पॉइंट है जहां आप निकाल रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड वो क्या है, सरफेस के बाहर है या आउटर साइड में है ना, ठीक है भाई।
इस पी पॉइंट को मैं थोड़ा और सही कर लूँ, इसको मैं यहाँ मान लूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब सोचना कि आपको पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ना। अब वापस से आप जो अपने ब्रह्मास्त्र है वो आप याद करो कि अपने को यहाँ क्या लगाना पड़ेगा, गाउस लॉ। और गाउस लॉ को अप्लाई करने के लिए कुछ बेसिक सी नीड होती है ना, कि पहली बात तो यू हैव टू अज्यूम ए गाउसियन सरफेस। इसके अलावा जहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है वहां तक अपन पूरी बॉडी को सिमेट्रिकली क्लोज करते हैं। ये पॉइंट तो बहुत भयंकर है, ये पॉइंट तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वहां तक मैं उस बॉडी को सिमेट्रिकली क्या करूंगा, क्लोज करूंगा। किससे क्लोज करूंगा, गाउसियन सरफेस से। अब बताओ कि मुझे यहां पर निकालना है तो डेफिनेटली मुझे इसको यहां तक क्लोज करना पड़ेगा। अब इसको तो मैं क्लोज कैसे करूं, क्या क्यूबिकल मान लूं मैं? अरे क्यूबिकल मानूंगा तो सिमेट्रिकल नहीं होगा। तो सिमेट्रिकल है ना, सिमेट्रिक इसकी मेंटेन करते हुए मैं काम कर रहा हूं कि मैंने एक यहां पर एक और स्फीयर मान लिया, मैंने यहां पर एक और स्फीयर मान लिया। ये लो भाई, ये लो, देखना आप इसको, ये जो स्फीयर है वो मेन स्फीयर है, जो ये वाला स्फीयर है वो अपना क्या है, गाउसियन सरफेस है। इससे आप कंफ्यूज ना हो, मैंने उसको क्लोज किया है गाउसियन सरफेस से। और चेक करना कि ये सिमेट्रिकली क्लोज हुआ है, क्योंकि डिस्टेंस देखना आप हर बार क्या आ रही है, इसकी सेम आ रही है। ओके, अब बताओ मुझे क्या करें अपन। इसके बाद में अपन क्या करते हैं, इसके बाद में अपन यही करते हैं कि फ्लक्स निकालेंगे अपन 2 बार, है ना, याद आपको फ्लक्स 2 बार निकालेंगे। एक बार कैसे निकालेंगे, गाउस लॉ के अकॉर्डिंग, और एक बार कैसे, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। दोनों बार फ्लक्स निकालेंगे, उन दोनों को अपन इक्वेट करेंगे और जो भी आपका अननोन चीज रहेगा वो अपन निकाल लेंगे। अच्छा, एक और काम करूं मैं, बताओ कि इस स्फीयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनेगा, वो तो अपने को फाइंड करना है, वो तो बाद की बात है। इस स्फीयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कितना बनेगा वो बाद की बात है, बट किस साइड बनेगा ये तो अपन अभी निकाल पाएंगे आराम से। इसको अपन अभी भी निकाल सकते हैं। तो कैसे, क्योंकि ये प्लस का स्फीयर है, प्लस से इलेक्ट्रिक फील्ड दूर बनता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे दूर बन रहा होगा हर जगह पर चारों ओर। मैं बहुत सारी लाइन ड्रॉ नहीं कर रहा, बस आपको आइडिया कर रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है चारों ओर ऐसे बनेगा। अब मुझे तो यहाँ पर निकालना है। अब सोचना एक बार के लिए एक और पॉइंट कि बताओ कि जितना इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे होगा क्या उतना ही यहाँ पर होगा, क्या उतना ही यहाँ पर होगा, क्या उतना ही यहाँ पर होगा। या मैं एक ही बात बोल दूं क्या कि इसके हर पॉइंट पर, इस स्फीयर के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू सेम होना चाहिए क्या? हाँ सर होना चाहिए, क्योंकि इसका हर पॉइंट क्या है, एट इक्वल डिस्टेंस, है ना, इस स्फीयर से इक्वल डिस्टेंस के ऊपर रखा हुआ है। इसीलिए यहाँ पर जितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा उतना ही यहाँ बनेगा, उतना ही यहाँ बनेगा, इतना ही यहाँ, इतना ही यहाँ। हाँ, डायरेक्शन जो है वो डिफरेंट होएगी, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस साइड में आएगा, यहाँ पर जो है इस साइड में आएगा, यहाँ पर जो इस साइड आएगा, बट जो वैल्यू उसका रहेगा, है ना, जो उसका मैग्नीट्यूड रहेगा, मैग्नीट्यूड वो सेम रहेगा। अब मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है मैंने ई मान लिया, यहाँ पर इस जगह पे ई मान लिया, यहाँ पर भी कितना होगा, ई होगा, यहाँ पर भी कितना होगा, ई, और यहाँ पर भी कितना होगा, ई। क्योंकि सारे पॉइंट जो है मैंने पूरे पॉइंट कवर नहीं किए, 3-4 पॉइंट मान लिए। अब आप एक काम करो, आप इसमें अप्लाई करो, है ना, यू हैव टू अप्लाई गाउसियन लॉ, गाउस लॉ। तो फ्लक्स तो होता है अकॉर्डिंग टू गाउस लॉ, मैं इसको यहाँ पे लिखूं अकॉर्डिंग टू गाउस लॉ। जो फ्लक्स पढ़ रखा है अपन ने फाई, वो क्या होता है, चार्ज एनक्लोज्ड, क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब बहुत ध्यान से बताओ आप कि ये चार्ज जो क्लोज है वो किस में होता है, वो होता है गाउसियन सरफेस में। सारे जो पॉइंट है, जो डाउट वाले पॉइंट है वो अपन क्लियर रखे आप बिल्कुल, कि यहाँ पर जो अपन चार्ज देखते हैं वो किसका देखते हैं अपन, जो आपने सरफेस मानी है उस सरफेस में कितना चार्ज क्लोज है उसकी बात करते हैं अपन। बताओ मैंने सरफेस ये वाली मानी है, तो ध्यान दें कि इस सरफेस में कितना चार्ज क्लोज हो रखा है। जितना भी चार्ज यहाँ रखा हुआ है इसके ऊपर, वो सारा का सारा कहाँ हो गया, इसमें क्लोज हो गया। क्योंकि एक स्फीयर यहाँ था, है ना, दैट वाज चार्ज स्फीयर, और एक सरफेस मैंने यहाँ मानी है गाउसियन सरफेस। तो मुझे अब ये निकालना है कि इस स्फीयर में, इस गाउसियन सरफेस में कितना चार्ज क्लोज हो रखा है। तो सिंपल सी बात है कि जितना चार्ज इसके ऊपर रहेगा सारा चार्ज इसमें क्लोज हो गया, क्योंकि ये स्फीयर छोटा है ये बड़ा है, तो यदि ये इसके अंदर पूरा समाया हुआ है तो जितना चार्ज इसके ऊपर पड़ा रहेगा सारा चार्ज क्या रहेगा, अपना क्लोज रहेगा। तो क्यू एनक्लोज्ड है वो कितना होगा, आपका क्यू होगा अपॉन क्या आएगा, एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन नंबर 1। क्या मेरी बात सही है क्या? मैंने पहले निकाल लिया फ्लक्स, और फ्लक्स भी मैं किसका निकाल रहा हूँ, गाउसियन सरफेस का। तो चार्ज भी मैं किसका लिखूंगा, गाउसियन सरफेस का। वो कितना है इसका, क्यू के बराबर ये, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। एक बार फिर से निकालते हैं फ्लक्स, है ना, फाई इक्वल टू ई ए कोस थीटा,
ई ए cos थीटा, ये है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। अब सोचना एक बार के लिए कि अगेन अपन फ्लक्स कहाँ निकालेंगे, अपन गाउसियन सरफेस का, बिकॉज ये किसका फ्लक्स है, गाउसियन सरफेस का, तो ये भी किसका होना चाहिए, गाउसियन सरफेस का, तभी तो अपन इनको इक्वेट करेंगे। वरना ऐसा होता कि यार ये फ्लक्स इसका होता, ये इसका होता, देन वी आर नॉट एबल टू इक्वेट देम। तो इक्वल करने के लिए इन बोथ केसेस, इन बोथ कंडीशंस वी आर फाइंडिंग फ्लक्स ऑफ गाउसियन सरफेस, नॉट फॉर स्फीयर। ओके, अब ध्यान दो कि बताओ कि इस स्फीयर का या इस गाउसियन सरफेस के हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इक्वल रहेगा। यह है कॉमन सेंस की बात, क्योंकि इस गाउसियन सरफेस का हर पॉइंट क्या है, इस वाले स्फीयर से इक्वल डिस्टेंस पर है, और यदि इक्वल डिस्टेंस पर है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना पाएगा वो यहाँ पर, वो भी क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को तो मैंने ई मान ही लिया, मुझे तो फाइंड ही करना है, तो ई का ई रह जाएगा। बताओ कि इसका जो एरिया वेक्टर है ना, वो कितना है। अब सोचना एक बार के लिए कि इसके एरिया वेक्टर एक है या बहुत सारे हैं, तो आप बोलोगे सर इसके एरिया वेक्टर बहुत सारे हैं, अनंत है, क्योंकि इस वाले एलिमेंट का जो एरिया वेक्टर है वो इस साइड में आएगा, इस वाले एलिमेंट का एरिया वेक्टर इस साइड में आएगा, इस वाले का एरिया वेक्टर इस साइड में आएगा, अपन ने पहले सीख रखा है। अच्छा, लेकिन ध्यान दो कि क्या एरिया वेक्टर में और ई में, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड में और जो एरिया वेक्टर में वो एंगल कितना है। मैं यदि यहीं की बात करूं तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो था वो इस साइड बाहर की ओर आ रहा था, और इसी पॉइंट पर जो एरिया वेक्टर है वो भी कहाँ आएगा, बाहर की ओर आएगा। भले आप यहाँ चेक कर लो कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अप साइड आ रहा था, और जो इसका एरिया वेक्टर वो भी कहाँ पर आ रहा है, अप साइड आ रहा है। यदि मैं पॉइंट यहाँ वाला मान लूँ तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बाहर की ओर आएगा, और जो एरिया वेक्टर वो भी कहाँ पर है, बाहर की ओर है। तो एक बात बहुत अच्छी यहाँ पर ये हो रही है कि इस गाउसियन सरफेस के हर एक पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड में और एरिया वेक्टर में एंगल कितना है, जीरो है ना। देखो दोनों पैरेलल में आ गए ना, तो यहाँ पे एंगल कितना आएगा, जीरो आएगा। तो E इंटू ए, और यहाँ पे एंगल कितना, जीरो। क्योंकि यदि आपका जो एंगल है वो जीरो ना होके बहुत सारे होते तो इससे सोल्व करना बहुत मुश्किल होता, इसीलिए मैंने इसको स्फीयर माना है। क्योंकि स्फीयर मानने का फायदा क्या हुआ कि एंगल जो है ई और ए में वो कितना रहा, जीरो रहा। क्योंकि ये बात अपन ने पहले कर रखी है कि गाउसियन सरफेस आपको ऐसी माननी है कि एंगल वाला जो फंडा है वो थोड़ा आसान रहे। अब सोचना E इंटू ए, अब ए कौन सा आएगा, ए आपका आएगा गाउसियन सरफेस का एरिया। अब देखो यहाँ बच्चे गलती करते हैं, ये भी एक स्फेरिकल चीज है और ये भी क्या आपका स्फेरिकल ही है, तो एरिया किसका लूं मैं, इस वाले का लूं मैं या एरिया में इसका निकालूंगा। तो अपने माइंड में रखें कि अपन जो फ्लक्स है वो किसका निकाल रहे हैं, गाउसियन सरफेस का। तो यहाँ पर जो ए आएगा वो किसका आएगा, गाउसियन सरफेस का। तो इसका जो एरिया बनेगा, जो इसका पूरा एरिया बनेगा ये वाला, उस एरिया का वैल्यू कितना होगा, 4 पाई आर स्क्वायर। ये तो एक बेसिक सा फॉर्मूला है एरिया ऑफ स्फीयर, 4 पाई आर स्क्वायर। बट यहाँ पर आर कौन सा आएगा, स्मॉल आर आएगा या कैपिटल आर आएगा, तो डेफिनेटली यहाँ पर क्या आएगा, स्मॉल आर ही आएगा। इंटू cos 0 कितना होता है, 1। तो जो अपना फाई आ गया अगेन वो कितना आ गया, E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, और ये है क्वेश्चन नंबर 2। तो मैंने कुछ भी नहीं किया, है ना। आई थिंक आपको समझ में आने लग गया होगा आराम से, क्योंकि अपने बहुत बार कर लिया वाला काम कि अपन 2 बार फ्लक्स निकालते हैं, एक बार ऐसे निकाल लिया, एक बार ऐसे निकाल लिया, दोनों में इक्वेट करूंगा मैं। इन दोनों को अपन इक्वेट, है ना, इक्वल करेंगे तो इक्वेशन नंबर 2 इक्वल टू 1। अच्छा, मैं इनको इक्वल क्यों कर रहा हूँ, मैं इनको इक्वल इसलिए कर रहा हूँ कि ये भी क्या है, फ्लक्स है गाउसियन सरफेस का, और ये भी क्या है, फ्लक्स है गाउसियन सरफेस का। दैट्स व्हाई आई एम एबल टू इक्वेट देम। इसका वैल्यू कितना है, E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, और इसका वैल्यू कितना है इक्वेशन 1 से, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर जो आपका अननोन है, जो आप चाहते हो, है ना, जिसको अपन फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं, वो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड E है। तो मैं E को अलग कर लूँ, तो E अलग किया मैंने, तो ये बन जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। इज इट ओके। अब ध्यान दो, इसको और थोड़ा अपन मॉडिफाई करते हैं, इसको थोड़ा आसान सा और ना बनाते हैं। तो अब सोचना एक बार के लिए कि यहाँ पर है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये तो अपन ने पढ़ रखा है, इसको अपन के बोलते हैं, तो ये बन जाएगा KQ अपॉन आर स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आ गया वो कितना आ गया, KQ अपॉन आर स्क्वायर। बट अब याद रखिए आप कि यहाँ पर जो R है वो कौन सा R है। अच्छा, ये किसके लिए आया है, तो एक और पॉइंट माइंड में रखे कि अपन ने जो पूरी बात है वो किसके लिए की है, आउटर पॉइंट के लिए। किसके लिए की है अपन ने, आउटर पॉइंट के लिए।
तो यदि आपका जो आउटर पॉइंट है वो r डिस्टेंस पर है, तो उस पॉइंट पर जो आपका स्फीयर है वो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, KQ/r²। ठीक है। अच्छा, अब आपको ये सवाल ना आपके दिमाग में माइंड में आ रहा होगा कि सर ये फॉर्मूला तो इसके लिए भी आया था पॉइंट चार्ज के लिए, और ये इसके लिए भी आ गया। हाँ, सेम आ गया ना, बट आगे वाले केसेस में सेम आए कोई गारंटी नहीं है, यहाँ पर सेम आ गया। तो अब देखो, अपने माइंड में रखो कि यदि इन तीनों में कोई सा भी स्फीयर हुआ और यदि आपको उनके लिए ये निकालना पड़े कि उनके आउटर पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो फॉर्मूला कौन सा काम में आएगा, KQ/r²। और यहाँ पर जो r है उस आउटर पॉइंट का सेंटर से डिस्टेंस है। ठीक है, ये आप याद कर लें, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये जो फॉर्मूला आया है वो किसके लिए, आउटर पॉइंट के लिए। और इस वाले r से आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो, ये वाला r जो है वो पॉइंट का डिस्टेंस है, रेडियस नहीं है। ठीक है ना। ओके, जल्दी करिए इसको आप, है ना, फटाफट इसको आप नोट करिए। ठीक है, तो अब देखो इसमें जो अपने फर्स्ट पार्ट कर लिया कि आउटर पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, है ना, इन स्फीयर के लिए। अपन अब पढ़ने वाले हैं कि सरफेस पॉइंट पे कितना बनेगा। तो पहली बात तो मैं एक स्फीयर मान रहा हूँ, है ना। अब भले ही स्फीयर इनमें से कोई सा भी हो, इन सब के लिए चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा वो इस टाइप का रहेगा। ये चार्ज कहाँ रहेगा इनका, सरफेस के ऊपर ही रहेगा। ठीक है, क्यों रहेगा ये बातें अपन ने पहले ही कर ली। ठीक है, चार्ज अपन ने क्यों मान लिया और रेडियस जो अपन ने r मान ली। अब तक अपन ने बात की कि आउटर पॉइंट पे, है ना, फॉर आउटर पॉइंट E कितना आया था आपका, KQ/r²। ठीक है, KQ/r²। अब मुझे निकालना है ना, बी पार्ट जो इसका है वो आएगा फॉर सरफेस पॉइंट। फॉर सरफेस पॉइंट कि एक ऐसा पॉइंट है जो कहां पर है, इसके सरफेस के ऊपर ही है, कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनाएगा, जो ये जो स्फीयर है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर कितना बनेगा। यदि आपको ये निकालना हो तो उस केस को अपन क्या बोलेंगे, सरफेस पॉइंट। ठीक है ना। अब ध्यान दो, बताओ कि आप मुझे बताओ कि इस पॉइंट के लिए, है ना, डायरेक्टली अपन इसका आंसर निकालेंगे। भले आप गाउस लॉ आप यहाँ पे अप्लाई कर दो, है ना, मैं इसको थोड़ा शॉर्ट ट्रिक से कर रहा हूँ, शॉर्टकट में कर रहा हूँ कि इस पॉइंट के लिए, है ना, जो आपका ये r है, स्मॉल r है, वो कितना बन जाएगा आपका, दैट विल बी इक्वल टू कैपिटल R। कि यदि आपका पॉइंट सरफेस के ऊपर ही आ गया, है ना, क्योंकि आप याद करो यहाँ पर ये r क्या होती है, यहाँ पर ये r होती है ना, सेंटर से पॉइंट का डिस्टेंस। अब यदि आपका पॉइंट पास में आते आते सरफेस के ऊपर ही आ गया, तो उस केस में इसका जो स्मॉल r है वो कितना बन जाएगा आपका, दैट विल बी इक्वल टू कैपिटल R। तो आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा सरफेस पॉइंट पर वो कितना आएगा, KQ/r²। यहाँ पर ये r क्या है, तो यहाँ पर ये आपका r है रेडियस ऑफ स्फीयर, रेडियस ऑफ ए स्फीयर। ये आप पॉइंट याद रखो भाई बिल्कुल भी, है ना। मैंने यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट ट्रिक लगा दिया, शॉर्टकट में इसका आंसर निकाल दिया। भले आप यहाँ पे गॉसियन सरफेस मान लो इसके ऊपर ही, क्योंकि अपन ने पढ़ रखा है कि जहां पर आपको फील्ड निकालना है वहां तक ही आपको माननी है सिमेट्रिकली, तो उससे भी आपका आंसर यही आएगा, है ना। और बाय कॉमन सेंस में मालूम पड़ रहा है अपने को कि यदि आपका पॉइंट सरफेस पे ही आ गया जस्ट, तो उस सरफेस पॉइंट के लिए जो आपका स्मॉल r होगा दैट विल बी इक्वल टू कैपिटल R। तो इसको मैं वापस यहाँ पुट कर दूं, तो जो आपका ये फॉर्मूला अब चेंज हो गया, अब जो फॉर्मूला आ रहा है वो किसके लिए आ गया, सरफेस पॉइंट के लिए, और जो ये वो किसके लिए है, आउटर पॉइंट के लिए। ठीक है ना, ये सेकंड पार्ट हो गया, इसको उतार ले, आप नोट कर ले। और जो लास्ट इसमें केस बनता है, जो लास्ट इसकी पॉसिबिलिटी बनती है, लास्ट पार्ट यहाँ पढ़ने वाले हैं अपन फॉर इनर पॉइंट, कि यदि आपका जो पॉइंट है जहां आप फील्ड निकालने की कोशिश कर रहे हो वो कहां पर है, सरफेस के या स्फीयर के अंदर की ओर है ना। जैसे मान लो मेरा पॉइंट यहाँ पर है, की बारी पॉइंट P है जो यहाँ पर है। अब मुझे ये निकालना है कि इस पूरे स्फीयर ने इस पॉइंट पर, इस पॉइंट P पर जो कि अंदर की ओर है, वहां पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया। तो क्या करना पड़ेगा आपको, अगेन यू हैव टू गो थ्रू गाउस लॉ। ठीक है, तो अब मुझे यहाँ पे निकालना है, तो मैं एक और काम करूँ, है ना, आपकी बार इससे अपना काम नहीं बनेगा। इस वाले पार्ट के लिए आपको गाउस लॉ जो है आपको लगाना ही पड़ेगा, आपको अप्लाई करना ही पड़ेगा। क्या होता है गाउस लॉ, कि जहां पर आपको निकालना है वहां तक आप एक सिमेट्रिकली गॉसियन सरफेस मान लो। तो मुझे यहाँ निकालना है। अच्छा, जो आपका पॉइंट P है उसका डिस्टेंस मैंने अभी भी क्या मान रखा है, R ही मान रखा है। बट अब देख के मालूम पड़ रहा है कि इस वाले केस के लिए, इनर पॉइंट के लिए, उस R को मैं क्या बोलूंगा, बड़े वाले R से छोटा ही बोलूंगा। ठीक है ना, क्योंकि जो आपका स्मॉल r है वो पॉइंट का डिस्टेंस है, और यदि मेरा पॉइंट अंदर की ओर लाई कर रहा है तो उस केस में स्मॉल r विल बी लेस देन कैपिटल R। ठीक है ना।
अब वापस से पॉइंट पे आ रहा हूँ मैं। बताओ कि यहाँ पर आपको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो मैंने यहाँ तक एक गाउसियन सरफेस मान ली अंदर की ओर ही सिमेट्रिकली। अब बताओ मुझे कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनेगा, वो बाद की बात है। आप मुझे बताओ कि पहले अपन निकालते हैं फ्लक्स, फाई इक्वल टू कितना होगा। तो फाई इक्वल टू क्या होता है अकॉर्डिंग टू गाउस लॉ, क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सेम कहानी रिपीट हो रही है यहाँ पर दोबारा से, क्योंकि अपने को निकालना है अंदर के पॉइंट पे फ्लक्स। तो मैंने अंदर एक पॉइंट मान लिया, गाउसियन सरफेस मान ली। अब मैं निकालूंगा गाउसियन सरफेस का फ्लक्स, दो बार निकालूंगा, एक बार गाउसियन लॉ से निकालूंगा और एक बार डेफिनेशन से निकालूंगा। बताओ कि अब की बार आप देखो डायग्राम को कि उस गाउसियन सरफेस में कितना चार्ज क्लोज हो रहा है। यहाँ पर जो क्यू एनक्लोज्ड है वो क्या होता है, दैट इज ऑलवेज चार्ज एनक्लोज्ड इन गाउसियन सरफेस। बताओ कि अब की बार आपकी गाउसियन सरफेस जो है अंदर बनी है, क्योंकि मेरा पॉइंट ही कहाँ है अंदर की ओर है। तो अब की बार इस केस के लिए आई थिंक आपको दिख रहा होगा कि कोई भी चार्ज अंदर नहीं है। जो भी चार्ज है गाउसियन सरफेस के बाहर की ओर लाई करता है, अंदर कोई लाई नहीं करता। इसीलिए इस वाले पार्ट के लिए जो आपका क्यू एनक्लोज्ड है वो कितना बनेगा, जीरो बनेगा। तो दिस विल बी इक्वल टू जीरो। इट मीन्स कि अब की बार जो फ्लक्स है वो कितना बनेगा, वहां पर जीरो बनेगा। क्या मेरी बात सही है क्या? आप चेक करो कि गाउसियन सरफेस के अंदर चार्ज कितना बंद हो रखा है, तो दिख रहा होगा आपको आराम से कि वहां पर कोई भी चार्ज जो है उसके अंदर बंद नहीं हो रखा। जो भी चार्ज है वो सरफेस के ऊपर है और गाउसियन सरफेस के बाहर की ओर है। ठीक है, तो ये अपना इक्वेशन नंबर 1 आ गया। अगेन मैं निकालूंगा फ्लक्स, फाई इक्वल टू ई ए कोस थीटा, ई ए कोस थीटा अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो मान लो कि इस पॉइंट पर अपने ई मान लिया, ठीक है। अब सोचो आप मुझे कि लेट्स सपोज ये ई ए कोस थीटा आ गया, ठीक है ना, दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। अब सोचना एक बार के लिए आप कि ये जो फ्लक्स है वो आएगा अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, और जो ये फ्लक्स है वो कैसे आ रहा है, अकॉर्डिंग टू गाउस लॉ। ठीक है, अब बताओ मुझे आप कि हालांकि मैंने एंगल पुट नहीं किया है, ए पुट नहीं किया है, बिकॉज यहाँ पुट करने से कोई मीनिंग नहीं निकलेगा, उनका कोई फायदा ही नहीं होगा अपने को। देखना क्यों नहीं होगा, यदि मैं दोनों को इक्वेट कर दूं यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 इक्वल टू 1 कर दूं तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ई ए कोस थीटा इक्वल टू 0। सोचना आप। अब बताओ मुझे कि यहाँ पर जो ए है वो तो नॉन जीरो है और इस गाउसियन सरफेस का कुछ तो एरिया होगा, तो ये नॉन जीरो है, तो डेफिनेटली आपका जो ई है वो कितना आएगा, 0 अपॉन ए कोस थीटा, और 0 अपॉन समथिंग कुछ भी हो वो कितना होता है, 0 के बराबर। तो अंदर के पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया आपका, 0 आ गया। इसीलिए मैंने यहाँ पर है ना इस वाले पार्ट के लिए, इस वाले केस के लिए एंगल भी पुट नहीं किया और एरिया भी फाइंड नहीं किया, क्योंकि मुझे मालूम था पहले से ही कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आना है, 0 आना है। हालांकि आपको मालूम नहीं होगा, है ना। तो इस स्फीयर के, इन तीनों स्फीयर के अंदर के पॉइंट पर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनेगा, 0 बनेगा। मैंने प्रूव कर दिया इसको, यहाँ पर 2 बार फ्लक्स निकाल लिया, एक बार फ्लक्स यहाँ से निकाला, एक बार मैंने यहाँ से निकाला, दोनों को मैंने इक्वेट किया, तो जो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना आ गया, मेरा 0 आ गया। ठीक है, तो इन तीनों में से भले कोई सा भी स्फीयर हो, इन तीनों स्फीयर के लिए इनर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनेगा, 0 बनेगा। ठीक है ना, तो मैं एक काम कर दूं, इसको आप नोट कर ले, ठीक है ना, फटाफट से। और मैं एक काम कर रहा हूँ कि जो भी अपने रिजल्ट आए हैं, है ना, उन सबको मैं एक साथ लिख रहा हूँ यहाँ पे, जिससे आपको ना उसको याद कर लेना कि यदि आपका पॉइंट जो है, पार्ट 1 करूँ मैं, कि यदि आपका जो पॉइंट है वो इनर पॉइंट हो, है ना, तो उस केस में इन तीनों के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो कितना आएगा, 0। भले कितना भी अंदर हो, है ना, भले ही पॉइंट सेंटर वाला हो, भले यहाँ पर पॉइंट हो, भले यहाँ पर हो, भले पॉइंट यहाँ पर हो, इन सब पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनेगा, 0 बनेगा, बिकॉज ये सारे पॉइंट क्या कहलाएंगे, इनर पॉइंट। ठीक है ना, E इक्वल टू 0। दूसरा बात करें अपन सरफेस पॉइंट के लिए, कि एक पॉइंट है सरफेस पर है, वहां पर कितना फील्ड बनेगा, तो उसके लिए बनता है KQ अपॉन R स्क्वायर, और ये R क्या है, उस स्फीयर की रेडियस है। और थर्ड पार्ट है आउटर पॉइंट पर, आउटर पॉइंट के लिए तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो आया था वो आएगा KQ अपॉन स्मॉल r स्क्वायर। ये तीनों आप याद रखें, है ना। तो स्फीयर के रिगार्डिंग जो फर्स्ट पार्ट है अपन ने कर लिया कि इन तीनों के लिए जो फॉर्मूले हैं, 3 जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड ये वो अपने निकाल लिए। अंदर की वो 0 बनेगा, सरफेस पे इतना बनेगा और आउटर पॉइंट पे इतना बनेगा। यहाँ पर ये r जो है रेडियस है, और जो ये वाला r है वो डिस्टेंस है पॉइंट का। ठीक है ना, ये आप याद करें। ओके, अब देखो मैं ग्राफ बनाऊं यहाँ पर, भले ही मैं आपको ये बोल दूं, लेट्स सपोज कि मेरे पास में एक स्फीयर मान लिया अपन ने, है ना, और ये स्फीयर जो है इन तीनों में से कोई सा भी हो सकता है,
क्योंकि अभी तक मैंने ओनली यही पढ़ा है, बाकी जो एक और बच गया वो अपन कल करेंगे, ठीक है ना। अब मुझे बनाना है ग्राफ, बनाना है एक ग्राफ। कहाँ बनाना है मुझे? इलेक्ट्रिक फील्ड में और डिस्टेंस आर में। यहाँ पर जो वाई एक्सिस के ऊपर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार नीट में डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ से बनता है, ई और आर के बीच में, ई वर्सेस आर, ये ग्राफ है अपना। और जो ग्राफ बना रहा हूं मैं किनके लिए बना रहा हूं? इन तीनों के लिए। तो भले आपके ओनली एग्जाम में यदि इसके लिए आए तो भी ग्राफ वही रहेगा, यदि इसके लिए आए तो भी ग्राफ यही रहेगा, ठीक है ना। अब बताओ मुझे कि जब मैं इसके सेंटर से दूर जाऊंगा, है ना, मान लो कि पहले मैं यहाँ से यहाँ आ गया, फिर बाद में मैं यहाँ से यहाँ आ गया, बाद में यहाँ आ गया, बाद में यहाँ पर, बाद में यहाँ पर, ऐसे दूर जा रहा हूँ मैं, बाहर की ओर जा रहा हूँ मैं, है ना, ऐसे मूव कर रहा हूँ। तो अब आपसे पूछता हूँ मैं कि ऐसे जब मूव कर रहा था तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसे इसका वेरी कर रहा है, कहाँ पर कितना है, बढ़ रहा है, कम हो रहा है, तो जो वेरिएशन है वो अपने को देखना है यहाँ पर। तो बताओ कि जब तक आप यहाँ से यहाँ पहुंचोगे तब तक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा? जीरो रहेगा, बिकॉज इन सब पॉइंट पर, ये सारे पॉइंट क्या कराएंगे आपके इनर पॉइंट, तो इन सब पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनेगा? जीरो बनेगा। तो मैं एक यहाँ पर एक पॉइंट मान लू r इक्वल टू आर, एक ऐसा पॉइंट है जहां पर जो r है, स्मॉल r है, वो क्या होगी? r के बराबर। मतलब कि ये पॉइंट कौन सा आपका? सरफेस पॉइंट है, क्योंकि सरफेस पॉइंट पर ही तो r का वैल्यू r के बराबर होगा। तब तक E का वैल्यू कितना होगा? जब मैं यहाँ से यहाँ तक आऊंगा तब तक इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहेगा तो मेरा जो ग्राफ है वो इस वाले एक्सिस के ऊपर बनेगा। तो मेरा ग्राफ ऐसा बनेगा, दिख रहा है आपको? इसके ऊपर ही आ रहा है, लेकिन मैं डार्क कर रहा हूँ, ये ग्राफ बनेगा यहाँ पर। आसान काम बिल्कुल, क्योंकि यहाँ तक के पार्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा? जीरो रहेगा। जैसे ही मैं यहाँ पर आया, सरफेस पे आया, तो सरफेस पे आते ही इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनेगा? नॉन जीरो। यहाँ तक जीरो था, बट जैसे मैं सरफेस पे एंट्री कर गया, सरफेस पे आ गया, तो सडनली इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ के कितना हो गया? इतना हो गया। तो इस वाले पॉइंट पे आते ही एक पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड आपको इतना मिलेगा। इसकी वैल्यू कितनी बढ़ रही है आपको? KQ/R²। और अब मैं और दूर जा रहा हूँ, है ना, अब इसमें और दूर जाऊंगा, बाहर की ओर जाऊंगा। तो अब यदि मैं इस R को बढ़ाऊंगा, अब ध्यान देना कि बाहर की ओर जाने का मतलब क्या है, दूर जाने का मतलब क्या है, कि जो आपका डिस्टेंस है पॉइंट का R, वो बढ़ना। और यदि आपका R बढ़ेगा, चेक करो आप यहाँ से, R बढ़ेगा तो E क्या होगा अपना? कम होगा। तो इसके बाद में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कम होगा, तो R के बढ़ने से इलेक्ट्रिक फील्ड डाउन आएगा। तो ग्राफ जो बनेगा वो ऐसा बनेगा, इनवर्स बनेगा। तो जो ये ग्राफ आ गया ना, यहाँ से यहाँ तक का ये ग्राफ, ये है ग्राफ बिटवीन E एंड R फॉर दीज स्फीयर। तो इन तीनों में से भले कोई सा भी स्फीयर हो, उसके लिए ग्राफ पूछे आपसे तो इसका आंसर ही आएगा। बिकॉज यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंडेंसी होती है वो ऐसी होती है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? जीरो होता है इस रीजन में, है ना। तो इस R में ना इसको तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया, इनर पॉइंट, सरफेस पॉइंट और आउटर पॉइंट। तो आउटर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, ये आउटर पॉइंट का डिस्टेंस बढ़ने पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? कम होगा। तो डिस्टेंस बढ़ाया मैंने, R बढ़ाया, तो मेरा E क्या हो गया? कम हो गया। और अंदर की ओर तो इसमें कितना हो रखा है? जीरो हो रखा है। तो ये ग्राफ आप याद रखिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ। तो आज जो है अपन ने कुल मिला के जो तीन स्फीयर है उनकी अपन ने कहानी पढ़ ली, तीन स्फीयर की। जो एक और बाकी रह गया, कौन सा बताओ आप मुझे? वो है अपना नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, अपन कल पढ़ेंगे। यहां पर एक क्वेश्चन करेंगे अपन फटाफट से ना, सोचना अपना एक सवाल करेंगे, और बाकी मैं ट्राई करूंगा कि कुछ क्वेश्चन जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा आपके लिए भी, उसकी लिंक भेज दूंगा मैं आपको वहां से ना, तो आप वो वहां से क्वेश्चन सोल्व करें, देखना अपना। क्वेश्चन आसान है, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आपको ये बोला गया है, ए सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर of charge, of radius r equal to 10 मीटर, है ना। a solid conducting sphere of radius 10 मीटर produce 20 न्यूटन अपॉन मीटर, 20 न्यूटन अपॉन कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड at distance r equal to 20 meter from center
देन फाइंड फर्स्ट पार्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड एट r इक्वल टू 5 मीटर। सेकेंड पार्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड एट r इक्वल टू 10 मीटर। ये क्वेश्चन है। पहली बात तो क्वेश्चन देखिए एक बार के लिए आपको ये बोला हुआ है कि मेरे पास में एक स्फीयर है, कंडक्टिंग स्फीयर है, जो कैसा है, सॉलिड है। उसका जो रेडियस है वो कितना है, 10 मीटर है। अब उस पर चार्ज रखा हुआ है कुछ, है ना, उसके ऊपर चार्ज भी रखा हुआ है। हालांकि चार्ज गिवन नहीं है आपको, बट आपको ये बोला हुआ है कि वह जो स्फीयर है वो अपने सेंटर से 20 मीटर आगे, अपने सेंटर से 20 मीटर आगे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बना पा रहा है, 20 का। अब आपको ये निकालना है, तो वही स्फीयर, तो वो सेम स्फीयर है, तो वही स्फीयर है ना, यहाँ पे कितना फील्ड बनाएगा और यहाँ पर कितना फील्ड बनाएगा, आपको ये निकालना है। ठीक है ना। अब सोचना एक बार के लिए कि बताओ कि जो आपका पॉइंट है 20 मीटर वाला, वो आउटर पॉइंट है या इनर पॉइंट है। तो मैं डायग्राम बनाऊंगा एक बार के लिए। तो लेट सपोज कि मैंने चार्ज क्यू मान लिया। अब देखो पहली बात तो कौन सा स्फीयर है आपका, सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर है। ये कहानी, इसकी तो कहानी अपनी पढ़ ली आज ही, है ना। तो जो फॉर्मूले अपने वाले आज वाले काम में आएंगे। ठीक है ना। अब चार्ज मैंने इसका क्यू मान लिया, इसका जो रेडियस है वो गिवन है आपको कितना है, 10 मीटर है। अब मेरा पॉइंट कहाँ पर है, जहां मैंने फील्ड निकाला है ना, वो है 20 मीटर आगे, मतलब कि पॉइंट बाहर की ओर है, यहाँ पर 20 मीटर आगे। इस वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बोल रखा है आपको, 20 न्यूटन अपॉन कूलम, कितना बोल रखा है। अब आपको निकालना है एक बार तो कहाँ पर, 5 मीटर पर। अब बताओ कि ये जो पॉइंट रहेगा 5 मीटर वाला, वो कहाँ रहेगा, सरफेस के अंदर रहेगा, बाहर रहेगा। तो यदि इसकी रेडियस 10 मीटर है तो डेफिनेटली आपका जो डिस्टेंस 5 मीटर है वो कहीं पास में इसके अंदर रहेगा। तो एक पॉइंट तो आपको यहाँ निकालना है ना, पी पॉइंट ये वाला मान लो, यहाँ निकालना है। और एक पॉइंट कहाँ पर है, सेकंड पार्ट 10 मीटर पर, मतलब कि आपको यहाँ निकालना है, इसके ऊपर निकालना है। तो ये कहलाएगा इनर पॉइंट और ये कहलाएगा आउटर पॉइंट। तो कुल मिला के कहानी यहाँ पर ऐसी हुई कि आपको जो आउटर पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है उसकी हेल्प से आपको इनर पॉइंट पे कितना फील्ड बनेगा वो निकालना है, और सरफेस पॉइंट पर कितना फील्ड बनेगा आपको ये निकालना है। अब बताओ कि आउटर पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, तो पढ़ रखा है अपन ने E इक्वल टू KQ/r²। और ये r क्या होती है, आउटर पॉइंट का डिस्टेंस, कितना बोल रखा है 20, तो यहाँ पर आएगा 20 का स्क्वायर। E इज गिवन, E कितना आपका 20 अगेन, तो यहाँ पे आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू है उस पॉइंट पर 20 गिवन है, तो ये आ जाएगा 20 × 20 इक्वल टू KQ/400, 20 का स्क्वायर। तो कुल मिला के यहाँ से जो KQ आ गया अपना, वो कितना आ गया आपका, वो आ जाएगा 8000। कितना आ गया आपका 8000। इसका क्या करो आप, तो जो गिवन वैल्यूज है, डाटाज है, उनकी हेल्प से मैंने ये निकाल लिया कि जो K × Q है वो कितना आएगा आपका 8000 आएगा। अब वापस से जो अपना क्वेश्चन है वहां पे आओ आप, अपने को पार्ट ए करना है। तो सॉल्यूशन लिख रहा हूँ यहाँ पे ना, पार्ट ए का। पार्ट ए जो है वो अपना इनर पॉइंट है, तो यहाँ पर अपने को माइंड नहीं लगाना बिल्कुल भी, पढ़ लिया अपन ने पहले ही कि इस वाले स्फीयर के इनर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनेगा, 0 बनेगा। क्योंकि ये जो पॉइंट है 5 मीटर वाला, वो कहाँ लाई करेगा, अंदर की ओर, और अंदर बने कहीं पर भी लाई करे, हर पॉइंट पर फील्ड कितना बनता है, 0 बनता है। तो जो फर्स्ट पार्ट का जो आंसर आएगा, है ना, बिकॉज इट इज इनर पॉइंट, और इनर पॉइंट है इसलिए E का वैल्यू कितना बनेगा, 0 बनेगा। अच्छा, ये भी गलती नहीं करें आप कि हर बार ऐसा भी नहीं करना कि इनर पॉइंट दिख गया 0 कर दिया, नहीं। आप पहले चेक कर लो कि कौन सा स्फीयर है ना, जो अपने 3 माने थे, क्या उन तीनों में से कोई एक है, तो आपका कितना आंसर आएगा, 0 आएगा। अब चेक करें कि जो बी पॉइंट है वो कहाँ वाला पॉइंट है। तो बी पॉइंट कहाँ पर है, सेंटर से 10 मीटर आगे है। तो सेंटर से 10 मीटर आगे आऊंगा, मैं कहाँ पहुंच जाऊंगा, सरफेस के ऊपर। मतलब मुझे कहाँ निकालना है, सरफेस के ऊपर। तो सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना आसान है, कितना होता है KQ/R²। अब K × Q कितना है, गिवन नहीं है आपको, बट ये निकाल दिया हमने पहले ही। K × Q कितना होगा, 8000। तो यहाँ पे आएगा 8000 इसका वैल्यू, अपॉन R क्या होती है, रेडियस या पॉइंट का डिस्टेंस, वो कितना है 10²। कितना आएगा, 100 आएगा। तो ये आएगा 80 न्यूटन अपॉन कूलम। तो इस वाले पॉइंट का जो आंसर आएगा वो आएगा 0, और इस वाले का जो आंसर आएगा वो आएगा 80। ठीक है ना, ये इसके आंसर आएंगे। तो बहुत ध्यान से आपको काम करना पड़ेगा, है ना। पहली बात तो कि जब भी क्वेश्चन आपके आए रिगार्डिंग टू स्फीयर, तो वहां पर आपकी आंखें ना वो आप डबल खोलना एक बार के लिए, ध्यान से देखना क्वेश्चन को कि कौन सा स्फीयर है। अब यदि जो अपने 3 पढ़ रखे हैं, तीनों स्फीयर की कहानी एक होती है, तो यदि उनमें से कोई आपका स्फीयर गिवन है क्वेश्चन में, तो उनके जो आंसर है ना ऐसे मिलेंगे आपको,
उनकी कहानी क्या होती है कि उन सबके लिए, उन तीनों के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इनर पॉइंट पे 0 बनेगा, सरफेस पॉइंट पे इतना बनेगा, आउटर पॉइंट पे उतना बनेगा। अब जो एक और बच गया उसकी कहानी अपन कल पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो इसको आप देखें, कुछ क्वेश्चंस मैं ट्राई करूंगा कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं ना आपको दे दूँ उसकी लिंक, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना आप और उनको ट्राई करना, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।